Good evening, everybody. Am I audible? All right. So mic is set, camera is set. Now let's start the today's session without wasting any further time. So the first current affair of today is related to Henley Index. देखो ये ना हर साल आता है एक इंडेक्स, हेनले इंडेक्स। ये बेसिकली पासपोर्ट इंडेक्स शो करता है। तो पासपोर्ट इंडेक्स मतलब ग्लोबली दैट किस कंट्री के लिए लोग ज्यादा मतलब मतलब एक होता है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी कंट्री की रेपुटेशन बनती है ना। तो उस कंट्री का पासपोर्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी जो पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2026 का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने अपनी थोड़ी सी रैंक इंप्रूव करी है। तो इंडिया ने 5 प्लेसेस क्लाइम करे। नाउ दिस ईयर इंडिया की जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रिपोर्ट है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया इज एट नंबर 80। ठीक है। लास्ट ईयर इंडिया था 85 पर। तो इंडिया ने थोड़ी सी अपनी रैंक यहाँ पर इंप्रूव की है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। राइट। सो द फर्स्ट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में आपको याद रखना है दैट इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक एंड नाउ इंडियाज रैंक इज एट 80। ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट इज दिस, है ना। तो अब जनरली इसमें कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दैट इंडेक्स किससे रिलेटेड है? पासपोर्ट के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जनरली ये देखा गया है कि जो कंट्री जहां पर ज्यादा लोग डिमांड करते हैं जिस कंट्री को, उसका पासपोर्ट स्ट्रांग होता है। राइट। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। इंडिया की रैंक कितनी आई है? 80। तो सबसे पहले ये इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स यू नो मेजर करते हैं। और ग्लोबली ये देखा जाता है यू नो इंटरनेशनल एसोसिएशन एंड ऑल, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो सभी से चेक करता है। और ये बेसिकली इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट कितनी कंट्रीज में वैलिड है। जैसे अभी आपने न्यूज देखा होगा, अभी इनफैक्ट मैं वो न्यूज कराऊंगा अभी कि यूएस ने 75 कंट्रीज में इमिग्रेशन वो है इमिग्रेशन बंद कर दिया है। एंड आई विल टेल यू दिस इन डिटेल। तो ये भी मैटर करता है कि आपकी कंट्री का पासपोर्ट कितनी कंट्रीज में इजीली एक्सेसिबल है। तो बेसिकली आप कंट्री की क्या रेपुटेशन है, तो ये भी इसमें मैटर करता है। और उसके बेसिस पे ही आपका ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल रिलीज होता है। तो इस बार याद रखना, इस बार इंडिया की रैंक थोड़ा इंप्रूव हो गई है। सो जस्ट राइट दिस पॉइंट एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। ठीक है। ये कोशिश करा करो कि क्लास में इसके शॉर्ट नोट्स बता दें सिर्फ। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है बेटा कि स्कैंडिनेवियन कंट्री ही यू नो पासपोर्ट पर नंबर 1 रैंक आएगी। इनफैक्ट इस बार की अगर रिपोर्ट की मैं नंबर 1 कंट्री बताऊं, दैट इज सिंगापुर। राइट। सिंगापुर स्टूड नंबर 1, है ना। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। और एक तो सिंगापुर रैंक 1 पर है, इंडिया की रैंक 80 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। राइट। क्वेश्चन आए। फ्रॉम 29 मार्च many students are saying sir when will the classes resume। तो आपने देखा होगा कुछ बैचेस की क्लासेस ड्यू टू देयर एग्जामिनेशन एंड बोर्ड के लिए अभी यू नो रोक दी गई हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी ऑनलाइन क्लास हमेशा रहेगी। जिस क्लास में आप अभी बैठे हो ये हमेशा रहेगी। उसके अलावा जो एग्जाम रिलेटेड सेशंस हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा सीयूटी आया, तो वी हैव कंडक्टेड मेनी सेशंस। अभी और भी एंट्रेंसेस के फॉर्म्स आएंगे, तो विल कंडक्ट। जो वर्कशॉप्स हैं वो कंटिन्यूअस रहेंगी इररिस्पेक्टिव, चाहे आपके बोर्ड वाले दिन ही क्यों ना कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। सो इन मीन टाइम काइंडली यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस इसलिए स्टार्ट स्टिल की गई हैं, रीजन मीन इज बिकॉज many students they are having their examination और ऑब्वियसली बोर्ड्स आर आल्सो अप्रोचिंग। ठीक है। किसी के प्रैक्टिकल्स थे। राइट। सो ऑल ऑफ यू वर इन काइंड ऑफ डिलेमा, तो ताकि आप उन पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सको। राइट। तो दिस इज अबाउट दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यूएस ने सस्पेंड कर दिया है
इमिग्रेशन वीजा फॉर 75 कंट्रीज, यही मैं अभी आपको बता रहा था। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, है ना, इनफैक्ट 2026 आप देखो, जब से 2026 स्टार्ट हुआ है ना, वेनेजुएला को पकड़ लिया है, राइट। अभी आप देखो ईरान इज ऑलमोस्ट ऑन द टर्मोइल, है ना। मैं चाहता हूं ऐसा ना हो कि यूएस अटैक ना कर दे ईरान पे, है ना। तो ईरान में देखो कितने इश्यूज हो रहे हैं। वेनेजुएला ऑलरेडी यूएस ने ले लिया है। तो अभी एक और चीज इन्होंने करी है, दैट इज इट्स सस्पेंडेड इमिग्रेंट वीजा फॉर 75 कंट्रीज। तो यूएस ने अपना इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग 75 कंट्रीज के साथ 21 जनवरी से उसने बोल दिया कि भाई हम आप लोगों को नहीं बुलाएंगे, है ना। और इन्होंने बोला है ये है कि जो मूव है ये इफेक्ट करेगा फैमिली बेस्ड एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट रेजिडेंट वीजास को, है ना। ठीक है। लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो अपना रेगुलर उन्हें वीजा मिलेगा। ठीक है। यस एग्जैक्टली अदिति, यूएस इज अ कंट्री मेड बाय इमिग्रेंट्स, और अब यूएस क्या कर रहा है, इमिग्रेंट वीजा ही 75 कंट्रीज का बैन कर दिया। इसमें बहुत शॉकिंग है, थाईलैंड, भूटान, कुवैत, ब्राजील, उरुग्वे, ऐसी कंट्रीज भी बैन है। फॉर्चुनेटली इंडिया पर ये बैन नहीं लगा है। तो ये भी याद रखना, इंडिया इज नॉट अमंग दी 75 कंट्रीज जिन पर यूएस ने इमिग्रेशन बैन लगाया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 75 कंट्रीज के साथ इमिग्रेंट वीजा बैन कर दिया है यूएस ने। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूएस की, क्योंकि अभी आपने देखा होगा यूएस का वेनेजुला के साथ भी कनेक्शन रहा था। तो आपने देखा होगा एक टर्म बहुत ही मार्केट में आई थी जिसका नाम था डॉनरो, है ना, डॉनरो डॉक्ट्रिन। आप बोलोगे सर ये क्या है टॉनरो डॉक्ट्रिन। एक्चुअली क्या था, 18 सेंचुरी 18 19 सेंचुरी में, प्रिसाइजली 1823 में, है ना, एक यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्टार्ट की थी मॉनरो डॉक्ट्रिन। हाँ। तो मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या थी, मॉनरो डॉक्ट्रिन थी कि जो यूएस है, या आप बोल सकते हो जो वेस्ट वाला पार्ट है यूएस का, जो लेटिन ये वाली कंट्रीज, इन्हें हम लेटिन अमेरिका बोलते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, है ना। ये वाला पार्ट जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जिसमें क्यूबा है, ठीक है, यहाँ पे कैरेबियन सी है, क्यूबा हो गया, पे कोस्टा रिका हो गया, छोटी छोटी कंट्री है। उसके बाद आपकी साउथ अमेरिका कंट्री है। तो उसमें बोला था यूएस ने कि इनके इंटरेस्ट में ना यूरोप या किसी और कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दैट वाज मोनरो डॉक्ट्रिन, है ना। अब यूएस, डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला है ना कि वेनेजुएला यूएस में भाई ड्रग्स वगैरह ट्रैफिकिंग कराता था, तो इसलिए हम उसको जो है पकड़ रहे हैं, यूएस में टेररिज्म प्रमोट कर रहा था, है ना। तो इसे बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नाम दिया है डॉन, डोनाल्ड ट्रंप से आया डॉन रो, डॉनरो डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो डॉनरो डॉक्ट्रिन याद रखना। तो डॉनरो डॉक्ट्रिन ये डॉक्ट्रिन है यूएस की, जिसमें वो कंट्रोल करता है लेटिन अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, है ना, और जिसमें वो कोशिश करता है कि उसकी डोमिनेंस, या मैं बोलूं यूएस की डोमिनेंस इस पर्टिकुलर रीजन में रहे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू यूएस। अब यहाँ पर दो बातें और याद रखना, ये जो वेनेजुएला है, ठीक है, अभी वेनेजुएला की आपसे अगर मैं कैपिटल पूछूं, तो इट इज कराकस। तो कराकस है कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, है ना। यूएस के बारे में याद रखना ये। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, ये जो आप यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हो ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी डोनाल्ड ट्रंप ने रीनेम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रीनेम करके बोला है, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही फेमस कैंपेन है मागा, मागा कैंपेन। ये जो मागा कैंपेन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो सबका एक एक कुछ पॉपुलिज्म स्लोगन होता है। तो यूएस का पॉपुलिज्म स्लोगन यही है, तो मागा कैंपेन याद रखना। ठीक है, ठीक है, यस 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 एग्जैक्टली, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन याद रखना, गल्फ ऑफ अमेरिका याद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें न्यूज में है, इसीलिए मैंने आपको यूएस की न्यूज आई ना, तो मैंने आपको ये सारी बातें भी बता दी। ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जाम में वही आए जो आप पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी मच विजिल कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं,
किसके आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इज इट फाइन? जल्दी से बोलो यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। इज इट फाइन? राइट। हाँ, एक एक क्वेश्चन आया है सर, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? देयर इज वन क्वेश्चन दैट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट, एक में है आई, IMMIGRANT, है ना, एक इमिग्रेंट होता है, और एक होता है EMIGRANT, इमिग्रेंट, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है, जब आप अपनी कंट्री को छोड़ते हो, है ना, कोई अपनी कंट्री को छोड़ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे। और कोई दूसरी कंट्री में एंट्री लेगा तो उसे बोलेंगे इमिग्रेंट। तो कॉमन से राइमिंग से वर्ड है, तो याद रखना। किसी का डाउट था? सो हाँ, नाउ आई थिंक इट इज फाइन। ठीक है। तो आई में मतलब आप किसी दूसरी कंट्री में इन कर रहे हो, इस तरह से याद कर सकते हो आप, अगर कंफ्यूज हो रहे हो। दोनों राइमिंग। नहीं नहीं, इट्स नॉट अ लॉ बेटा। इट अ बिलीव, हर एक कंट्री का कोई बिलीव सिस्टम होता है ना, मतलब एक डॉक्ट्रिन होती है ना। जैसे इंडिया ने, आपने देखा है ना, मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी कहते हैं वी आर अ गांधी गांधी कंट्री, है ना। तो बस वो डॉक्ट्रिन है। हाँ, मागा इज अ स्लोगन ऑफ US नाउ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, मागा कैंपेन। चलो, तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट बता दिए। मैंने आपको ये बता दिया दैट US से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी जो मार्केट में टर्म चल रही हैं वो सब मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, तो US के बारे में याद रखें, नॉर्थ अमेरिका है तो आपको यहाँ कनाडा दिखेगा, यहाँ US दिखेगा। इनफैक्ट आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि अब मैप आपके सामने खुला है। जो यूएस और कनाडा को जो लाइन कट करती है ना, ये जो बॉर्डर लाइन है, उसे बोलते हैं 49 डिग्री पैरेलल। ठीक है, तो 49 डिग्री पैरेलल US और कनाडा को सेपरेट करता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नो नो, देयर विल नॉट बी एनी कॉन्सिक्वेंस बेटा। US में पता है क्यों इतना कॉन्सिक्वेंस नहीं होता? क्योंकि US जो है एक ना पाल प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में क्या होता है, वहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों प्रेसिडेंट होता है, तो वहां का प्रेसिडेंट थोड़ा पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आपने बहुत फेमस फॉल का नाम सुना होगा, नाइग्रा फॉल, जो कि कनाडा और US में आती है, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब चेंज होके हो गया है गल्फ ऑफ America, right? So all these points are very much important. Now moving forward to the next part, next current affair पे आते हैं जल्दी से। अभी भाई हो रही है 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, है ना। स्पाइसेस के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर पता है इंडिया में स्पाइसेस नहीं होते तो यूरोपियंस कभी आते ही नहीं। इंडिया के स्पाइसेस इतने अट्रैक्ट करे यूरोपियंस को कि आप देखोगे पोर्चुगल, ठीक है, इंग्लिश यानी कि UK, ठीक है, फ्रेंच, डचेस, ये सारी कंट्रीज क्यों आई इंडिया में? जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाइसेस। तो इंडिया के स्पाइसेस बहुत फेमस थे। आपको पता है यूरोप में ज्यादा कोई स्पाइसेस होते नहीं है ना। तो दे हाँ, दे आर मोर कीन, मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इंडिया। तो अभी क्या हो रही है, 9th इंटरनेशनल स्पाइसेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, बेसिकली स्पाइसेस को किस तरह से और ग्लोबल ट्रेड में उसको बढ़ाया जाए, किस तरह से उसकी वैरायटीज को और सुधारा जाए, तो इसके लिए सभी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। अब आपको बस इतना याद रखना है कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसे होस्ट कर रहा है इंडिया का एक सिटी, जिसका नाम है कोची। तो कोची सिटी इसे होस्ट कर रहा है। कोची सिटी इसे होस्ट कर रहा है, और वो केरला का एक सिटी है। कौन से स्टेट का सिटी है? केरला। तो केरला की एक सिटी है कोची। इट इज फेमस फॉर स्पाइसेस, राइट। तो आपको याद पता होगा, जैसे केरला है इंडिया का एक स्टेट, तो वहां पर होने वाली है इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस। अब मैं थोड़ा सा मैप शेयर कर रहा हूँ, सॉरी, एक वाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं थोड़े से पॉइंट्स आपको केरला के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
मैं आपको अननेसरी ज्ञान नहीं देता, है ना। मैं आपको सिर्फ उतनी बातें बताता हूँ जितनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं उसी सिस्टम को बिलीव करता हूँ, है ना। बिकॉज इन टूडेज टाइम देयर मेनी थिंग्स टू स्टडी, पर आपको इतना भी पता होना चाहिए व्हाट नॉट टू स्टडी, इजंट इट। तो जितनी बातें आपको बता रहा हूँ प्लीज नोट डाउन दैट। हाँ बेटा, वो भी देखो फाइल जो आएगी ना, उस पर भी देखो वो कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। रीजन मीन है वो बस एक 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 प्रेशर क्रिएट करती है ना। वो एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, है ना। फिर चीजें प्रूफ होती हैं, जब तक जुडिशरी प्रूफ नहीं करती तब तक हम उसे मानते नहीं हैं। हम क्या, कोई भी कंट्री नहीं मानते। तो जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं केरला के बारे में, क्योंकि केरला हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और केरला से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। और अभी हमने देखा केरला इज गोइंग टू होस्ट दी कॉन्फ्रेंस, है ना। तो जरा बात करते हैं केरला के बारे में। तो अगर मैं केरला के बारे में बात करूं, तो थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए केरला कौन सी कोस्ट पर आता है, तो याद रखना मालाबार कोस्ट। जो मालाबार कोस्ट है वहां पे रिसाइड करता है केरला। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे यार ऐसी स्टेट का नाम बताओ जहां पर सबसे पहले फर्स्ट मॉनसून रेन आई, तो फर्स्ट मॉनसून रेन भी यार केरला में होती है, जो कि क्या है, मालाबार कोस्ट। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है केरला से रिलेटेड। आपसे अगर कोई पूछता है कोच्चि एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट जो कि इंडिया का फर्स्ट सोलार एयरपोर्ट है, वो कहाँ पे आता है, तो आप इसे भी बोलोगे कि सर ये भी केरला में आता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यार पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो इसे भी आप केरला बोलोगे। तो सब कुछ केरला है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में। अगर आपसे कोई पूछे उडुकी, चलो इतना बहुत है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगी ओवर नॉलेज, राइट। इडुकी, इडुकी प्लांट भी है एक केरला में, IDDUKI, पर उतना जरूरी नहीं है। आप अभी इतना ही याद रखो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो पेपरलेस फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो भी कहाँ पर है, केरला में है। मजा आ गया भाई, ये किसने बताया है, नंबर 9 में बताया। इससे पता चलता है आप रिवीजन कर रहे हो, है ना। दैट्स वेरी नाइस। ये भी आपका केरला में, आपने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा वायनाड, ठीक है। यस, दिस इज अगेन इन केरला। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स केरला के बताएं, तो ये आपको याद रखना है बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ऑल दीज थिंग्स इज आर फाइन। चलें आगे, should I move forward now? Kindly say yes or no in the comment section. हम्म। चलो जी, आगे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अच्छा लगता है जब तुम पुरानी क्लास का आंसर देते हो ना, तो इट शोज योर सिंसेरिटी, शोज दैट यस यू आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। बस इतना ही करना है, मैं आपसे ज्यादा कोई उम्मीद रखता नहीं, है ना। मैं ये नहीं चाहता कि आप विकिपीडिया बन जाओ, है ना, इंसाइक्लोपीडिया बन जाओ, या रोबोट मूवी के चिट्टी बन जाओ कि जिसे सब आता है। नो, यू जस्ट नीड टू रिवाइज व्हाट आई एम टीचिंग, एंड ट्रस्ट मी, जितना बस करा रहा हूँ उतना करते रहो, बहुत, राइट। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर रिवीजन की होता है, जिसमें GK एक सब्जेक्ट है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है
कि आपको यहाँ पे रिवीजन जरूरी है, तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवाइज करते रहो। दैट्स इट। जो लोग ये बोलते हैं ना कि सिर्फ सुनते रहो, नोट्स नहीं बनाने चाहिए, दे आर इडियट्स, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कभी कोई पेपर वगैरह निकाले, है ना। बस बोलते रहो ऐसे, तो ऐसे कभी याद नहीं होता, है ना। जब तक आप लिखोगे नहीं, उसे रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपको याद ही नहीं होगा, है ना। आप कहानी थोड़ी ना सुनने आए हो यहाँ। यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, है ना। तो क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होता है? क्वालिफाई करने के लिए रिपीटेटिवली पढ़ना है। अब जीके में इतना कुछ है पढ़ाने को, है ना। मैं देखता हूँ सब बोले जा रहे, कुछ भी पढ़ा देते, बट द पॉइंट इज वो क्या एग्जाम में आता है, उन्हें पता ही नहीं है ना। तो याद रखना है दैट ये कोई ज्ञान वाले सेशन नहीं है ना। ये कोई पॉडकास्ट नहीं है जो फालतू का मैं ज्ञान दूंगा आपको। दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड वी हैव टू रिवाइज, है ना। तो यू हैव टू टेक टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट आफ्टर एवरी क्लास प्लीज रिवाइज। जितना रिवाइज करोगे उतना याद रहेगा। मैं इतनी बार कुछ बातें रिपीटेटिवली बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में घुस जाए वो, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आ सकता है, दैट्स व्हाई आई रिपीटेटिवली टीच यू दोस थिंग्स। चलो खैर, आते हैं आगे। इस बार इंडिया करने वाला है ब्रिक्स की समिट, ठीक है। और ब्रिक्स की समिट इंडिया कहाँ करेगा, वो अभी जगह डिसाइड करेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना, होपफुली दिल्ली में ही होगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, गुजरात में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। विल सी वो लोकेशन कौन सी होगी। अभी के लिए याद रखना, जो ब्रिक्स की 2026 की समिट है वो होस्ट करने वाला है इंडिया, राइट। तो उसके लिए इंडिया ने ब्रिक्स का लोगो भी रिलीज कर दिया, अभी मैं आपको लोगो भी दिखाऊंगा। उसके बाद बहुत स्टूडेंट्स होंगे कि सर ये ब्रिक्स क्या होता है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या है, 2026 ब्रिक्स समिट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका लोगो क्या है। तो दिस इज अ लोगो, और जिसपे हमने टाइटल दिया है, बिल्डिंग द रेजिलियंट इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसमें ये लोगो इंडिया ने बनाया है, तो लोगो रिफ्लेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट डिजाइन combine tradition and modern element featuring petals and colors for all member nation। जितने मेंबर नेशन है उन्हें पेटल्स में शो किया है। और इसमें आप देखोगे, इसमें इंडिया ने बोला है कि हम नमस्ते का सिंबल भी बनाएंगे, दिस व्हाट दे हैव सेड। तो आपको याद रखना है दैट दिस इज द लोगो, राइट। तो इम्पोर्टेंट है। और राइट, वो भी थीम भी देख लो, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंट इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ब्रिक्स, है ना। तो मैं जरा थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूँ। तो ब्रिक्स की कहानी शुरुआत होती है 2001 में। 2001 में देयर वाज अ वन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था जिम ओनिल, है ना। तो गोल्डमैन सैश ने रिपोर्ट दी थी, जिम ओनिल ने रिपोर्ट को हाईलाइट करा था, ठीक है। कोई कह रहा है कि सर अदिति सिंह सर इट इज लाइक बीजेपी, सी वी कैन नॉट से दैट, या बट या, हाँ, होता ही है। G20 में भी था ऐसा कुछ, पर ठीक है ना। इट्स अ गवर्नमेंट टेक, दे यू नो हैव डिजाइन इट लाइक दैट, है ना। अब आप कनेक्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, हाँ, कि लोगो उस तरह से है। तो जिम ओनिल वाज इकोनॉमिस्ट। तो जिम ओनिल ने बोला था कि वर्ल्ड में चार कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया, उस 2021 वन में 2001 में बोला था, रशिया, इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। तो उसने बोला था ये चार नेशन है, राइट। और ये चार नेशन जो है, दे हैव अ पोटेंशियल टू बिकम अ सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन थी जिमो निल की। और जिमो निल की प्रिडिक्शन तब अच्छी हो गई जब क्या हुआ, 2009-8 में रिसेशन आ गया। तो जब 2008 में रिसेशन आ गया, तो ये चारों कंट्रीज आपस में मिल गए। और 2009 में फर्स्ट ऑफिशियल मीट हुई बिटवीन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये बना ब्रिक। उसके बाद क्या हुआ, 2010 में एक कंट्री और ऐड हो गया जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। तो ये बन गया क्या, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी आप देखोगे लास्ट 2 इयर्स में
बहुत सारे कंट्री ब्रिक्स में ऐड हुए हैं, राइट। तो नाउ टोटल कंट्री इन ब्रिक्स आर 10। तो आप देखोगे 2025 में कंट्री ऐड हुआ, 2024 में कंट्रीज ऐड हुए, है ना। तो मैं आपको 5 कंट्रीज तो आपको दिख ही रहे होंगे, नाम में ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो कंट्रीज ऐड हुए उसमें आप देखोगे इजिप्ट इज देयर, इथोपिया इज देयर, इंडोनेशिया इज देयर, ईरान इज देयर, यूएई इज देयर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 नेशन और ऐड हो गए। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगाना है 10 नेशन हैं ब्रिक्स में। लेटेस्ट कौन से ऐड हुए हैं, तो याद रखना है अफ्रीका से इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, इजिप्ट और इथोपिया अफ्रीका से हुए हैं। एशिया से हुआ है इंडोनेशिया, राइट, एंड यूएई, ठीक है, एंड ईरान। ठीक है, ये हुए हैं एशिया से। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अर्जेंटीना की बात चल रही थी लेकिन वो ऐड नहीं हो पाया। ठीक है, ओजस्वी, नाउ यू गेट द आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? जस्ट टेल मी yes or no in the comment section, anybody is having any doubt? So this is very important. Anything else? वेरी गुड। वे ब्रिक्स के बारे में याद रखना, नो इट हैज 10। और 2026 की समिट कहाँ पे होने वाली है? 2026 की समिट यहाँ पर होने वाली है इसकी, ब्राजील, सॉरी, इंडिया में। ठीक है। ब्रिक्स का पर्पस क्या है? ब्रिक्स का पर्पस है बेटा टू एंश्योर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसका पर्पस, राइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज द पर्पस ऑफ यू नो ब्रिक्स। इनफैक्ट ब्रिक्स ने 2015 में एक बैंक भी बनाया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको लॉन्गर वे में बोला जा रहा है ब्रिक्स बैंक। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, देखो 2025 में इंडोनेशिया आया, ये यूएई है, ये इथोपिया है, ये इजिप्ट है, ये तो खैर फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, तो ये कंट्रीज आए हैं, और ईरान भी आया इसमें। ईरान, ये रहा यूएई, ये है यूएई, ईरान छुपा हुआ है, ईरान, दिस इज ईरान, दिस इज यूएई। So now you can see clearly that these are the nation जो कि ब्रिक्स के पार्ट है। ये ब्रिक्स नेशन ने बैंक बनाया है, लेकिन इसका जो बैंक का हेडक्वार्टर है वो चाइना में। ब्रिक्स बैंक, इसमें इंडिया की बहुत चलती है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन ब्रिक्स बैंक, राइट। तो ये ब्रिक्स बैंक भी इसलिए बनाया गया है ताकि सब लोग आईएमएफ के पीछे ना भागे। कुछ इंडिया के पास भी होना चाहिए, मतलब ब्रिक्स नेशन के पास भी होना चाहिए, राइट। हम्म। बेटा इकोनॉमिस्ट तो व्यूज दे रहा था ना, वो तो मतलब एक बेसिकली जरूरी थोड़ा ना जिस कंट्री का होगा वही होगा, उसका तो मतलब एक प्रिडिक्शन था, है ना। रिसर्च करी उसने, उसे उसे लगा, है ना। सर विच ईयर इट वाज फॉर्म्ड? बेटा इट हैज अ फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग इन 2019, 2009 सॉरी, 2009 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, और वो हुई थी ऑफिशियली रशिया में, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। एनीथिंग एल्स? हाँ, तो
चलो, ये हमें ध्यान रखना है। Yes, this is also one of the reasons that BRICS want to reduce the dependence of US। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आजकल ग्लोबली आप देखोगे यूएस यूएस चल रहा है हर जगह। तो ब्रिक्स चाहता है भाई यूएस का वो वो कर दे रिमूव, है ना। तो ये भी याद रखना है आपको, डोमिनेंस। राइट, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? यस। हम्म। प्लीज शो द फर्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, आई विल शो यू द फर्स्ट स्लाइड। हाँ हाँ, निकुंजन की बात तो चल रही थी पर अभी तक ऐसा कोई है नहीं। ठीक है। एनी अदर डाउट, एनीथिंग? हाँ, यू कैन से दैट। तो मैं एक बार जरा ब्रिक्स की फाइव साइड दिखा देता हूँ, है ना। तो मैंने आज पूरा डिटेल में आपको ब्रिक्स समझा दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हेन इज द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम? 2030 में होगा। 28, हाँ हाँ। तो इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दैट। एच क्यू इज हेडक्वार्टर। मैं हेडक्वार्टर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एच क्यू लिखा हुआ है। बेटा मैंने पहल उसका बताया था, कैंपेन है डोनाल्ड ट्रम्प का, मागा कैंपेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो जो भी काम करता है ना, मागा मागा करके बोलता रहता है कि ये उसके लिए जरूरी है, अमेरिका के लिए जरूरी है। मतलब वो ये अपनी गलत पावर का यूज करके वो जस्टिफाई करता है। राइट। एनीथिंग एल्स? चलो आगे आते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द कल्चरल न्यूज। अब ये कल्चरल न्यूज है। आपको बताओ केरला का एक बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है सबरीमाला। तो याद रखना सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबरीमाला टेम्पल, तो केरला का बहुत फेमस टेम्पल है सबरीमाला। यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है मकर विलाकू फेस्टिवल। तो मकर विलाकू फेस्टिवल आपसे पूछा जा सकता है कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? केरला से। कौन से टेम्पल से एसोसिएटेड है? सबरीमाला, है ना। तो ये सारी बातें याद रखना। ये क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट ये है, ये आते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। सबरीमाला टेम्पल बहुत न्यूज में भी रहता है ना। तो इसलिए भी ये जरूरी है। ऑलराइट। अभी एक क्वेश्चन आया कि सर व्हाट कैन यू टेल मी इन ब्रीफ अबाउट नाटो। तो मैं जरा आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें तो बस फन फैक्ट याद रखना, ये मकर विलाकू फेस्टिवल कहाँ पे होता है? केरला में होता है, सबरीमाला टेम्पल पे होता है। अब मैं जरा, एक डाउट है एंड गुड डाउट, तो इसलिए मैं सबको बता देता हूँ अबाउट नाटो। ठीक है। नाटो आपने बहुत न्यूज में सुना होगा, जब भी यूएस न्यूज में आता है नाटो ऑटोमेटिकली न्यूज में आ जाता है। तो मैं जरा एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं आपको नाटो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सो दैट everybody can अंडरस्टैंड व्हाट इज नाटो। तो देर इज वन अलायंस। एक्चुअली क्या था, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ। एक्चुअली आपको पता होगा 1945 में, 1945 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड कंक्लूड हुई थी। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड कंक्लूड हुई थी 1945 में, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, और एक था सोशलिस्ट। राइट। अब अगर मैं कैपिटलिस्ट ग्रुप की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज थी लाइक यूएसए, वेस्टर्न यूरोप।
और मैं सोशलिस्ट की बात करूं तो सोशलिस्ट में था यूएसएसआर, वियतनाम। हालांकि वियतनाम तो 74 में के आसपास इंडिपेंडेंट हुआ था। चाइना, ये सब थे। अब हुआ क्या, इन सबकी मिलिट्री अलायंसेस बनी, है ना। तो यूएस की जो और नाटो जो अलायंस था वो स्टैब्लिश हुआ था 1949। तो 1949 में ग्रुप बना नाटो, वेयर नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसलिए बना कि ये जो है यूएस और जो कंट्रीज हैं ये अपनी आइडियोलॉजीज को स्प्रेड कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। एंड इट वाज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इट वाज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है आपको नाटो के बारे में। जो नाटो है ना, उसका एक रूल है जो कि बोलता है अटैक ऑन वन मेंबर विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन एंटायर ग्रुप। तो नाटो पे अगर एक मेंबर को अटैक होगा ना तो पूरी नाटो फोर्सेस अटैक करती हैं। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, दे आर 32 कंट्रीज जो कि नाटो की मेंबर है। जिसमें यूएस है, जैसे अभी रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन भी इसमें ऐड हो गया, राइट। तो ये सब नाटो के बारे में याद रखना है आप। ओके, यस एग्जैक्टली, आर्टिकल 5 बोलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको नाटो के बारे में बता दी कहानी। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं हो। कैन यूएसए रियलिस्टिकली अटैक इंग्लैंड से नाटो मेंबर्स? हाँ हाँ, वो तो खैर उसका पॉसिबल ही नहीं है यूएस का। वो तो बस थोड़ी हवा बनाने के लिए होता है। यस यस यस, ठीक है। एक्चुअली रिसोर्स का खेल है। जिस कंट्री में रिसोर्स होगी उस पर अटैक हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि यार वेनेजुला में भी रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, अदर लिथियम वगैरह है। तो यूएस का हमेशा आइडिया वही रहता है, भाई रिसोर्स ले लो। अलास्का में रिसोर्सेज हैं, तो ये सारी चीजें। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। चलते हैं आगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आई एम erasing this part. I hope all your doubts are clear. You don't. चलो जी। सर 5 year plans were earlier formed by planning commission till, नहीं नहीं बेटा, 5 year प्लान वो नीति आयोग है। उसके बाद नीति आयोग आया था, प्लानिंग कमीशन ने बनाया था, फिर नीति आयोग आ गया। ठीक है, आ जाओ आगे। चलो जी, आगे चलते हैं। सो आई एम कमिंग बैक टू द स्लाइड। यस। नो नो, इट्स नॉट रियलिस्टिक टू अटैक। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे बेटा, इसमें तो पलक कुछ नहीं है, बस वो रास्ते, मतलब ऐसा होता है ना, एक जगह पे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे तो नेवल शिप आ गया तो उन्होंने सीज कर लिया मर्चेंट शिप, है ना। तो उसमें दिस नॉट, वो एक्सचेंज हो जाता है। अभी आपने देखा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी पाकिस्तान का सीज किया है ना। तो बेसिकली क्या होता है, अगर किसी के टेरिटोरियल वाटर में आ जाते हैं तो वो सीज कर लेते हैं। रूल होता है, फिर देन दे
हैव एग्रीमेंट में शेयर आउट कर देते हैं। ऑलराइट, तो इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं है अनटिल अनलेस कोई एस्केलेशन ना हो। क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट एनीथिंग? काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। एनी डाउट एनीथिंग? और आ जाओ भाई आगे। अब त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च कर दिया सोलर पावर एटीएम है। देखो ये क्वेश्चन आएगा ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे आते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और आते क्यों है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि ऐसी न्यूज ना प्रोग्रेस शो कर रही है ना। ऐसी न्यूज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन शो कर रही है, इंडिया की टेक्नोलॉजी शो कर रही है। तो ऐसी न्यूज इसलिए पूछी जाती है। कई बार हमें डाउट होता है ना सर क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन को पूछने का। तो कोई भी न्यूज प्रोग्रेस शो कर रही हो, एंड वुमेन एम्पावरमेंट शो कर रही हो, सस्टेनेबिलिटी शो कर रही हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस शो कर रही हो, वो हमेशा एग्जाम में आती है। कभी भी कोई डिग्रेसिव न्यूज आपसे नहीं पूछेगा, है ना। प्रोग्रेसिव न्यूज ही एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है सर, टेरिटोरियल वाटर इज 22 नॉटिकल माइल्स, राइट? नहीं राजेश, टेरिटोरियल वाटर 22 नॉटिकल माइल्स नहीं होता। वो देखो, हर एक कंट्री का होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज करो ये लैंड, मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक क्या होता है। जैसे दो तीन चीजें होती हैं। सपोज करो ये लैंड है, सपोज करो दिस इज लैंड, राइट? अब ये बाकी वाटर है। तो लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होगा, जो वाटर एरिया होगा, वो उसी कंट्री का होगा, है ना। 1 नॉटिकल माइल होता है अराउंड 1.8 किलोमीटर के आसपास, वो देख लेना, है ना। पर वो 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया हमारा होता है, मतलब उस कंट्री का होता है। उसके बाद यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये भी होता है, मैटर करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे आप यू नो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो। तो वो सब होता है। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल होता है, वो 22 नहीं होता। चलो जी, आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट। बहुत सी कंट्री का ना ओवरलैप भी हो रहा होता है नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो इस वजह से वो अपना एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेती हैं कंट्री जो पास पास होती है ना, कई बार उनका नॉटिकल माइल्स ओवरलैपिंग हो रहा होता है। तो वो कुछ आपस में दे यूज टू यू नो हैव अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्जैक्टली अदिति। चलो, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंडिया का एक स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में सोलर पावर एटीएम वैन स्टार्ट हुई है। ठीक है, द गुड न्यूज। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखना, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। तो आपको याद भी रखना है त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट न्यूज में रहता है। अगरतला। अगरतला इज कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा याद है, थ्री वर्ड आता है इसमें, तो ये थ्री साइड से। ठीक है, त्रिपुरा थ्री साइड से। तो याद रखना, शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड। राइट, तो ये आपको याद। नहीं बेटा, वो चांस नहीं है सही। हम ऑलरेडी 50% टैरिफ है। ठीक है, राइट, आ जाओ। चलो जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, एटीएम यार, नॉर्मल एटीएम होता है ना, उसकी वैन बना दी और क्या है। ठीक है, आ जाओ।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टूवर्ड्स नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट करंट अफेयर है रिलेटेड टू एडीएमएम। एडीएमएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीएमएम प्लस काउंटर टेररिज्म मीटिंग। तो एडीएमएम प्लस जो है ये एशियन नेशंस के साथ, एशियन या आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन, अभी मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो बेटा आसियान की जो मीटिंग है उसकी डिफेंस मीटिंग हो रही है। ठीक है, कहाँ पे हो रही है भाई, न्यू दिल्ली में हो रही है, काउंटर टेररिज्म के लिए, तो इंडिया के साथ हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें वो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे काउंटर टेररिज्म को ठीक करा जाए ये सब। इस मीटिंग को दो कंट्रीज लीड कर रही हैं, वन इज इंडिया एंड सेकेंड इज मलेशिया, क्योंकि मलेशिया भी आसियान मेंबर है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है रिलेटेड टू इंडिया एंड मलेशिया। अब आते हैं आगे। हाँ, तो ये कंट्रीज आसियान की मेंबर है। तो ये 1967 में एक ग्रुप बना था, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अभी तक इसमें 10 कंट्रीज होती थी, लेकिन एक कंट्री रिसेंटली यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में ही वो ऐड हुई है, मतलब 25 आप बोल सकते हो, जिसका नाम है ईस्ट टाइमूर। इसे ईस्ट तैमूर लेते करके भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी कंट्री है, एक यहीं पर आती है आपका ऑस्ट्रेलिया के पास। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, दीज आर द नेशंस जो कि आसियान नेशंस है, राइट। और याद रखना कि उसकी जो डिफेंस मीट हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है, और उसे इंडिया और मलेशिया सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं आसियान कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1967 में आसियान स्टैब्लिश हुआ था, राइट। तो इट वाज स्टैब्लिश वे बैक इन 1961। आई होप दिस पॉइंट इज फाइन। यस, इंडिया इज ऑल्सो डायलॉग पार्टनर विद एशियान, यानी कि उसके एक, नॉट अ ग्रुप मेंबर, बट एक ऑफिशियल कॉर्डियल रिलेशन है इंडिया का आसियान मेंबर्स के साथ। ऑलराइट, चलो आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर जल्दी से। टिल नाउ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, तो जल्दी से एक बार जिसको भी डाउट है यहाँ तक पूछ सकते हो आप। ठीक है, एनी डाउट एनीथिंग दैट इज प्लेइंग इन योर माइंड। डिस्टेंस होता है बेटा, मेजरमेंट की यूनिट होती है धृति, है ना। जैसे मीटर किलोमीटर इस तरह से, वैसे नॉटिकल माइल्स होता है। तो वाटर पे हम मेजर करते हैं ना वो डिस्टेंस। और नहीं बेटा, वो पॉसिबल नहीं है पहले। हाँ, आपको पता ही है कि मैं 10 9 10 9 15 तक ही डिलीवरी करता हूँ, उसके बाद मैं डाउट्स लेता हूँ। तो ऑलरेडी आपने कितना टाइम हो गया है, ऑलरेडी 9 हो गए हैं, है ना। तो आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, है ना। तो मैं पहले ही, जब मुझे लगेगा कि हाँ काफी कंटेंट हो गया, तो मैं अपने आप ही आपको रोक देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये वाला मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, ये ग्रुप है आसियान ग्रुप, जैसे ब्रिक्स ग्रुप था, है ना, उसी तरह से आसियान ग्रुप है, जिसमें टोटल 11 नेशंस हैं। ये ग्रुप 1967 में बना था। इस ग्रुप की अभी डिफेंस मीट हुई है। ठीक है, जो होस्ट करी है इंडिया और मलेशिया, लेकिन जगह कौन सी है, न्यू दिल्ली। ठीक है, सिंपल। आ जाओ, प्रीवियस स्लाइड देख लो एक बार। डायलॉग मतलब जिसके साथ हमारे एक कॉर्डियल रिलेशन, आप समझ सकते हो, राइट। आ जाओ, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अभी रिसेंटली आया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नीति आयोग।
नीति आयोग ये इंडेक्स निकालता है। ये देखता है इंडेक्स की कौन सी इंडिया का स्टेट कितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गया है, कितना ज्यादा वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहा है, एक्सपोर्ट्स पे काम कर रहा है। तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। राइट। हाँ हाँ। अब जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया ये इसका फोर्थ एडिशन है। ठीक है, 2020 में शुरू हुआ था, तो फोर्थ एडिशन है। आप बात करें अगर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स की, तो ये चार पिलर्स देखता है। बिजनेस इकोसिस्टम देखता है किसी स्टेट का, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस देखता है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखता है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। या आप सोचोगे यार एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में क्या देखा जाता है, अगर कोई कंट्री या कोई स्टेट एक्सपोर्ट बनना चाहता है, एक्सपोर्टिंग बनना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस इकोसिस्टम वो देखेगा, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, पॉलिसी एंड गवर्नेंस देखेगा, एंड एक्सपोर्ट एंड परफॉर्मेंसेस वो देखेगा। राइट। अब अगर मैं बात करूं कौन सा स्टेट इसमें लीडिंग स्टेट है, तो याद रखना महाराष्ट्र इज अ लीडिंग स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र इज अ लीडिंग स्टेट। नंबर वन पे महाराष्ट्र है, नंबर टू पे तमिलनाडु है। ठीक है, नंबर टू पे तमिलनाडु है। स्मॉल, तो बस आपको इतना याद रखना एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन क्लास 12 राइट नाउ? Kindly write in the comment section. How many of you are in class 12? Okay. और अच्छा, मुझे वो कमेंट करो जो क्लास 12 में है और जिन्होंने इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन सेलेक्ट किया है अपना सीयूईटी। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन क्लास 12 एंड यू हैव इकोनॉमिक्स डोमेन ऑल्सो? मतलब डोमेन जो आपने लिया है सीयूईटी में, सीयूईटी फॉर्म फिल कर रहे होगे ना अभी, तो यू हैव सेलेक्टेड इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन। हाउ मेनी कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? ओके ओके, चलो चलो, दैट्स नाइस। द रीजन आई एम आस्किंग दिस अभी, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर वरीड कि सर इंडियन इको अभी आ रही है सीयूईटी में, है ना, ये सब है। तो आई विल कंडक्ट फ्यू सेशंस ऑन इकोनॉमिक्स फॉर यू गाइस, ताकि आपके सीयूईटी भी अच्छा हो जाए, बोर्ड भी अच्छा हो जाए। तो इंडियन इको की जितनी भी एक्सरसाइज जो ऐड हुई हैं वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा सारी, तो उससे आपका फायदा हो जाएगा। सीयूईटी के पीवाईक्यूज भी हम कर लेंगे, है ना। तो वेरी सून, आफ्टर दिस आई विल, हाँ हाँ हाँ, तो पहले इंडियन इको को रिवाइज करेंगे, हाँ, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस डाउट ऑब्वियसली। तो फॉर यू गाइज, ताकि भाई आपके मार्क्स आ जाए बढ़िया, तो 4 यूनिट हुई है ना ऐड जो बुक है, तो उसे कर लेंगे, रिवाइज जल्दी हो जाएगी वो। तो आई विल, जिन लोगों ने भी सेलेक्ट किया है फॉर दैट, वी विल कंडक्ट द सेशन। ठीक है, तो ऑनलाइन ही करेंगे। तो मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में करा दूंगा रिविजन, ताकि यू नो आपका वो हो जाए, फायदा हो जाए। राइट, नो इश्यूज। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो किसी के पास इकोनॉमिक्स, देखो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोगों को ही कंफ्यूजन होती है कि सर मुझे ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू करना है, तो क्या उसके लिए इकोनॉमिक्स लेना जरूरी होता है? द आंसर इज नहीं। आपको अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करना है ना, तो आपके लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें आपको इंग्लिश लेना होगा, मैथ्स लेना होगा, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, और एनी टू डोमेन। तो मैंने आप सबको, बहुत लोगों ने मुझे मेल भी करके पूछ लिया है, तो मैंने आप सबको ये बोला है, जरूरी नहीं है कि आप सारे टफ सब्जेक्ट्स लो, आप इजी सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स है कंपलसरी, तो अगर किसी के लिए इको कंफर्टेबल है इको लो, किसी के लिए अकाउंट्स कंफर्टेबल है अकाउंट्स लो, लेकिन जिसके पास मैथ्स है प्लीज मैथ्स मत छोड़ना। राइट। और जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, आप प्लीज अकाउंट्स मत छोड़ना। और जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उन्हें तो बताइए कि हमें ह्यूमैनिटीज में कौन सा सब्जेक्ट लेना। राइट, तो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, बाकी मैंने आपको सेशंस में भी इतना समझाया है। उसके अलावा आपने, बहुत लोगों ने मेल करे हैं मेरे पास, अराउंड 100+ मेल्स आए ओवर दीज डेज। तो मैंने सबको इंडिविजुअली भी बताया, उसके बाद भी अगर कोई ऐसा रह गया है, किसी के मेल का मैंने रिप्लाई नहीं करा, तो आप प्लीज दोबारा एक बार रिवर्ट कर लेना। हाँ, अगेन पलक, इट्स अप टू यू। नहीं देखो, मैथ्स तो आपको लेना ही है, उसके बाद आप देख लो, पीसीएम में मैं फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स ला सकूंगी केमिस्ट्री, है ना।
मैथ्स मत छोड़ना, मैथ्स को रखना। उसके अलावा बचे हुए दो सब्जेक्ट्स में से जिसमें आपको लगता है दैट यू कैन स्कोर बेटर, यू कैन टेक। अगर आपके पास पीसीएम ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है फिजिकल वगैरह, तो फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू शुड गो विद फिजिकल दिस कॉम्बिनेशन, राइट? सो मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स। चलो खैर, तो मैं थोड़ा सा और आगे चल जाता हूँ। अब लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन पे आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज। चलो आज मैं आपको एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, है ना, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो लास्ट पार्ट पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। तो 15 जनवरी, 25 जनवरी को दो डे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 23 जनवरी को एक डे होता है। 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट इंडियन एयर आर्मी चीफ बने थे, जिनका नाम था केएम करियप्पा, जनरल केएम करियप्पा। ठीक है, तो केएम करियप्पा, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ इन द ईयर 15 जनवरी 1949। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए हम बनाते हैं आर्मी डे। उसके बाद 15 जनवरी, 25 जनवरी को हम बनाते हैं इंडियन टूरिज्म डे, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और 25 जनवरी को ही बनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1920 1950 को हमने क्या किया था, इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो वी हैव स्टैब्लिश द इलेक्शन कमीशन। हाँ, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 25 जनवरी 1950। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन हमने स्टैब्लिश किया था। तो 25 जनवरी को हम मनाते हैं वोटर्स डे। उसके अलावा 23 जनवरी को हम मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे। ठीक है, तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस एज द बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे। हालांकि मुझे एमसीक्यू भी कराने थे, पर आज मैं चलो एमसीक्यू नहीं करा रहा। अब जिन लोगों को डाउट है, हाँ, आ जाएंगे, इंडियन इको के मॉक आ जाएंगे, डोंट वरी, है ना। अब जिन लोगों को डाउट है, काइंडली आस्क योर डाउट, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है हार्दिक बेटा, ये बंद रखा करो वीडियो। राइट, चलो, एनी एनी डाउट, एनीथिंग? चलो, हम्म, नाउ आई विल नॉट टीच एनीथिंग न्यू, आई विल जस्ट टेक योर डाउट। ठीक है, जिसको भी डाउट है आप डाउट पूछ सकते हो। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, चिंता मत करो, जिसने अटेंड नहीं करी थी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके बेटा, प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। सर व्हाट ऑल फैक्ट्स ब्रिस में ये याद रखो बेटा, ब्रिस कब बना था? ठीक है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में बस ये याद रखो कि यार नीति आयोग करता है कौन सी कंट्री नंबर 1, स्टेट नंबर 1 पे रहा है। ब्रिक्स में याद रखो कब स्टैब्लिश हुआ था, कितनी कंट्रीज हैं, अभी इस बार की मीटिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, वो आगे पीछे की कहानी वैसे याद कराता हूँ आपको, बताता हूँ ताकि आप सर डू यू बिलीव इन राहुल गांधी वोट चोर एलिगेशन? बेटा नो पॉलिटिकल न्यूज। ठीक है, आई रियली लाइक योर क्यूरियोसिटी बट अगेन नो पॉलिटिकल न्यूज। प्लीज टेल द डेट्स अगेन। ओके बेटा, आई विल टेल यू द डेट्स अगेन, डोंट वरी। तो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट डेज में, मैं आपको जैसे वीक ऑन वीक कराता रहता हूँ, तो इस बार के इंपॉर्टेंट डेज में आपको याद रखना है। 15 जनवरी आर्मी डे, 25 जनवरी को दो डेज होते हैं, टूरिज्म डे और वोटर्स डे। और 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। ठीक है, इसीलिए मैं
क्रिएटिव भी बनवाता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, सो दैट आप देख के आपको याद रहे, क्योंकि एक डेज का क्वेश्चन आता है। सर आई एम वेरी कंफ्यूज बिटवीन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, आई एम इक्वली गुड इन बोथ, व्हाट आई डू। इवन आई कैन नॉट आंसर दिस, है ना। आप दोनों को एनालाइज कर सकते हो, है ना। कैसे एनालाइज कर सकते हो? डोमेन को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, है ना। सिलेबस में जिस जो सिलेबस आपको इतना लगे, भले ही चाहे मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये देखो कि क्या वो रीच में है सिलेबस। अगर आपको जिसका कम है उसे सेलेक्ट करो। उसके अलावा सेकंड आप देखो PYQs, पिछ गूगल पे रैंडम प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। लेट से आप अकाउंट्स और इको में कंफ्यूज हो रहे हो, तो देख लो एक बार अकाउंट्स के क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, इको के जिसके आपको कंफर्टेबली हो रहे हैं उसे ऑप्ट करें। ठीक है। तो मतलब इसमें मैं बोलूंगा कि दोनों चीजें, क्योंकि ये ना आपका पर्सनल क्वेश्चन है, दिस इज सब्जेक्टिव थिंग, है ना। मतलब आप पे डिपेंड कर सकती है, इसका कोई ओपन एंड आंसर नहीं है। भाई किसी को हो सकता है यार इको ज्यादा अच्छी लगती हो, किसी के लिए अकाउंट्स अच्छी लगती हो, तो ये तो आपको डिसीजन लेना है। मैं मेरा काम है आपको ये बताना कि कंपलसरी कौन सा है। जैसे इसलिए चाहे मैथ्स किसी की वीक भी है तो मैं बोलता हूँ मैथ्स मत छोड़ो, मैथ्स को इम्प्रूव कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो आपके ऑप्शंस कट जाएंगे, तो मैं आपको बेस्ट एंड मैक्सिमम ऑप्शंस की गाइडेंस देता हूँ, है ना। अब कौन सा अच्छा है वो तो आप डिसाइड करोगे, दोनों अच्छे हैं, है ना। तरीका मैं बता देता हूँ, सिलेबस देख सकते हो आप PYQs चेक कर सकते हो। कई बार हमें लगता है कि दैट टॉपिक हमें आ रहा है पर क्वेश्चन अप्रोच करना हमें मुश्किल लगता है ना। तो ये कॉल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जिनके पास मैथ्स है, इंग्लिश GT मैथ्स अपना अच्छा करो। जो नॉन मैथ्स वाले हैं, आप बेटा अकाउंट्स GT और इंग्लिश अच्छा करो। और जो कॉमन है ह्यूमैनिटीज वाले हैं, आपको तो सारे अच्छे करने हैं, क्योंकि देखो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज की कट ऑफ बहुत जाती है। मतलब आप देखोगे ना ओवरऑल जितने भी ड्यू के प्रोग्राम्स हैं, ह्यूमैनिटीज की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो आपको अपने ऑप्शंस बहुत अच्छे करने हैं जिनके पास भी ह्यूमैनिटीज है। ये मत सोचना ह्यूमैनिटीज है तो इजी है, नहीं, कट ऑफ हाई जाएगा। यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक किंग, है ना। मतलब कहते हैं ना प्रो की तरह आपको प्रिपेयर करना है। यस यस बेटा, फ्रॉम दिस ईयर दिव्यांशी यू हैव टू टेक वन मोर डोमेन, है ना। आप शहीद सुखदेव भी टारगेट कर रहे हो तो भी आपको एक और डोमेन होगा, तो इसलिए मैंने बोला है इंग्लिश GT और 2 डोमेन के साथ, 3 डोमेन के साथ आपको जाना है, टोटल 5 सब्जेक्ट लो, फायदा करेंगे वो। ठीक है बेटा, इलेक्शन कमीशन बनाता है एडमिन, इलेक्शन कमीशन, इसीलिए हम बनाते हैं वोटर्स से उस। ठीक है। एनी डाउट? चलो, आई होप दिस इज फाइन। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, मैंने मेल ID दी हुई है तो आपकी मेल। ठीक है। चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड लक एंड हैव अ नाइस। हाँ देखो बेटा, मिला जुला पेपर आता है, स्टैटिक मतलब आता है और करंट अफेयर्स भी आता है, तो इसीलिए मैं आगे पीछे का बताते रहता हूँ, है ना। तो इस पर ही आप फोकस रहो दीदी, ठीक है। जो डेज है ये है, मतलब यू विल फाइंड। हाँ हाँ, आप रख सकते हो बेटा, GT इंग्लिश भी रख लेना पहले। जो आपने ये रखा है ना इसके साथ GT इंग्लिश रख लेना, यू आर एलिजिबल। ठीक है। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ टफ नहीं है, तुम पहले से टफ टफ मत करा करो। टफ कुछ नहीं है बेटा, अभी से सोचो टफ है तो टफ ही होगा, है ना। आपने देखा नहीं, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, बहुत लोग बोलते हैं अरे सर ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, तो फिर लगेगी ही तुम्हें, साइकोलॉजिकल होता है। तो आप देखो टफ भी है तो करना तो है ही ना, एनीथिंग दैट वर्थ नॉट कम इजी, अब जो अच्छा होगा वो टफ ही होगा, है ना। जो अच्छा नहीं है वो टफ नहीं है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये तो सोचना ही नहीं है टफ है, भाई अच्छा भी तो है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस